हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका छठा चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उनमें क्या क्या आते हैं या हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है पिछले चैप्टर का तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाया गया है। हम लोग देखते हैं यहाँ टॉपिक हमारा है भुगतान शेष। भुगतान शेष और भुगतान संतुलन एक ही होते हैं, यानी कि पेमेंट ऑफ बैलेंस। तो हम लोग देखते हैं भुगतान शेष या फिर भुगतान संतुलन क्या है। तो भुगतान शेष एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देन का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित विवरण होता है। यानी कि भुगतान शेष को एक वर्ड में बोले तो किसी भी देश के द्वारा जो होता है आर्थिक लेन देन दूसरे देशों के बीच एक वर्ष के अंतर्गत उसे ही भुगतान संतुलन या फिर भुगतान शेष कहा जाता है। इसे विदेशी विनिमय के वार्षिक अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह का लेखा भी कहा जाता है। जो भुगतान शेष होता है वह दूसरे देशों के साथ किया जाता है, यानी कि व्यापार किया जाता है दूसरे देशों के साथ, तो वही संतुलन होता है, उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। अगला टॉपिक है भुगतान संतुलन का। भुगतान शेष हमेशा संतुलित अवस्था में रहता है। यहाँ पे यह यहाँ पे टॉपिक है, तो इसमें है हमारा जेम्स इनग्राम के अनुसार अगर बात करें कि भुगतान संतुलन का भुगतान से हमेशा संतुलित रहता है, जेम्स इनग्राम के अनुसार, तो भुगतान से एक देश के उन सभी आर्थिक लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है जो उसके एवं विशेष विश्व के निवासियों के बीच एक दिए हुए समय में किए जाते हैं, उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा भुगतान शेष के घटक, यानी कि जो भुगतान संतुलन होता है पेमेंट ऑफ बैलेंस, वह संतुलन होते हैं तो उसके कुछ घटक होते हैं। तो उसमें चालू खाता, पहला घटक है चालू खाता और दूसरा घटक है पूंजीगत खाता यानी कि पूंजी खाता। तो जो चालू खाता होता है वह इस खाते में वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात एवं आयात और फिर चालू अंतरणों की प्राप्तियों व भुगतान के विवरण दर्ज होते हैं चालू खाता में। चालू खाते में अगर बात करें हम लोग मुख्यतः क्या आते हैं, तो उसमें आयात निर्यात रखा जाता है वस्तुओं का, और फिर चालू अंतरणों से की प्राप्तियां और फिर भुगतान के विवरण को दर्ज किया जाता है। जो चालू वर्ष यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत पूरे किए जाते हैं चालू खाता के अंतर्गत। चालू खाते के संतुलन कब होगा, बात करें हम संतुलन की, तो दृश्य प्लस अदृश्य निर्यात, यानी कि जो दृश्य निर्यात किया जाता है यानी कि कोई भी वस्तु, और अदृश्य निर्यात यानी कि कोई भी सेवाएं, ये दोनों को जोड़कर और फिर इसमें जो दृश्य प्लस अदृश्य आयात होता है यानी कि वस्तुओं का आयात किया जाता है और सेवाओं का भी, तो उन्हें जोड़कर और इन दोनों में घटा दिया जाता है। और घटाने के बाद अगर जीरो आ जाता है यानी कि शून्य, दोनों को पैसा मान लीजिए दृश्य और अदृश्य को जोड़ा गया तो यह 50 रुपया हुआ, यानी कि भारत से 50 रुपया किसी देश में गया। और यहाँ पे अगर दृश्य और अदृश्य आयात की बात करें तो यह भी 50 रुपये का आयात किया गया कोई भी वस्तु और सेवा का, तो दोनों को घटाने के बाद यह जीरो हो जाएगा। तो यह हमारा भुगतान चालू खाता में भुगतान संतुलन हो जाएगा क्योंकि यह जीरो के बराबर हो गया। अब हम लोग अगर बात करें चालू खाता की मदे, यानी कि जो चालू खाता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं विस्तार से, तो उनमें पहला दृश्य मदे यानी कि वस्तुओं का आयात या फिर निर्यात, दूसरा है अदृश्य मदे यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान या फिर आयात निर्यात, तीसरा एक पक्षीय अंतरण, चौथा वस्तुओं के परिवहन लागत, फिर शिक्षा व्यापार स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु की गई संबंधित व्यय, फिर बीमा के प्रीमियम का भुगतान, विभिन्न सेवाओं से संबंधित भुगतान, अनुदान एवं प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, और फिर व्यापारिक ऋणों का भुगतान जो है वह चालू खाता के अंतर्गत मद में शामिल होते हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरा पूंजीगत खाता, यानी कि पूंजीगत खाता क्या है, तो इस खाते में परिसंपत्तियों जैसे कि मुद्रा स्टॉक बंद पत्र आदि अर्थात किसी अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है।
जो पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं, इसलिए इसका देश के उत्पादन, आय एवं रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम लोग बात करें पूंजीगत खाते की मदे की, यानी कि पूंजीगत खाते में क्या क्या आते हैं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पास पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी मुद्रा कोष में परिवर्तन, पूंजीगत खाते की मदे संपत्ति व दायित्वों में परिवर्तन, लागत, अल्प अल्प अल्पवादकालीन जो अल्पकाल में होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरण, स्वर्ण का आदान प्रदान यानी कि सोने का, निजी भुगतान, व्यक्तिगत भुगतान जिसे कहते हैं, और फिर राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान तथा प्राप्तियां, और सरकारी ऋण, ब्याज, अनुदान जिसे कि सब्सिडी आदि कहा जाता है, यह हमारे पूंजीगत खाते की मदे में शामिल होता है। अगला टॉपिक हमारा है व्यापार शेष या फिर व्यापार संतुलन क्या है। तो किसी देश के सामान्य निवासियों की ओर से विश्व के बीच दृश्य मदों यानी कि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का अंतर जो होता है उसे व्यापार शेष या फिर व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन को व्यापार से अदायगी शेष के नाम से भी जाना जाता है। और व्यापार संतुलन का जो वितरण होता है वह तैयार करते समय जो है वह दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जो इस प्रकार होती है। पहला लेनदारियाँ होता है जिसे क्रेडिट या फिर रिसिप्टी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है वह विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण होता है तथा धनात्मक पक्ष यह दर्शाता है, यानी कि लेनदारियाँ से हमारे देश में पैसे की बढ़ोतरी होती है। दूसरा देनदारियाँ जैसे कि डेबिट या फिर पेमेंट्स कहा जाता है, यानी कि भुगतान। तो इसके अंतर्गत देश की समस्त देनदारियों का विवरण दर्शाया जाता है और यह ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है, यानी कि हम अगर पेमेंट करेंगे कोई भी देश में तो हमारे देश में मुद्रा की कमी होगी, जीएसटी में कमी आएगा, तो यह ऋणात्मक पक्ष को दर्शाता है। यहाँ हमारा टॉपिक है व्यापार शेष 3 प्रकार का होता है। जो व्यापार शेष है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला संतुलित व्यापार शेष, दूसरा अनुकूल व्यापार शेष और तीसरा प्रतिकूल व्यापार शेष। तो हम लोग संतुलित व्यापार शेष देखें तो इसमें निर्यात जो होता है और आयात दोनों को घटाने के बाद वह जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट होता है, तो वह व्यापार संतुलन में होता है। अगर अनुकूल व्यापार शेष की बात करें तो निर्यात जो है आयात को घटाने के बाद जीरो से अधिक हो जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है वह जीरो से अधिक होता है। यानी कि बात करें तो एक्सपोर्ट अधिक हुआ, इम्पोर्ट कम, तो यह अनुकूल हो गया क्या, क्योंकि हमारे देश में से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है तो पैसा ज़्यादा आएगा, और इम्पोर्ट कम हुआ तो पैसा कम जाएगा, तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा, तो यह अनुकूल व्यापार शेष को दर्शाता है। प्रतिकूल व्यापार शेष की बात करें तो निर्यात माइनस आयात करने के बाद वह जीरो से कम हो जाता है, यानी कि हमारे देश में जो एक्सपोर्ट किया गया वह कम किया गया है, इम्पोर्ट ज़्यादा किया गया है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वह इम्पोर्ट से कम हो जाता है, इसलिए व्यापार शेष जो है वह असंतुलित हो जाता है, यानी कि प्रतिकूल हो जाता है। अगला टॉपिक है भुगतान शेष सदैव संतुलित होने के कारण, यानी कि जो भुगतान शेष होता है वह सदैव संतुलित रहता है, अगर संतुलित नहीं भी रहता तब भी उसे संतुलित कर दिया जाता है। तो भुगतान शेष जो है वह सदैव संतुलित शेष जो है वह सदैव संतुलन हमेशा संतुलित इसलिए रहता है क्योंकि इसे संतुलित होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अंतर्गत जो पहला है वह इसके अंतर्गत लेन देन के दोनों पक्ष यानी कि लेनदारियां और देनदारियां का जो योग होता है वह राशि के बराबर हो जाता है तथा उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध लिखा जाता है, यानी कि अगर कुछ कमी हो रही है तो उसे बढ़ाकर लिखा जाता है, अर्थात लेखक के संदर्भ में भुगतान से शेष जो है वह सदैव संतुलित रहता है। दूसरा बात करें तो लेनदारियां और देनदारियां दोनों के अंतर को ऋण द्वारा पूर्ति करके समान दिखाया जाता है, यानी कि बराबर कर दिया जाता है, जिसके कारण भुगतान शेष जो है वह संतुलित हो जाता है। अगला बात करें तो इस प्रकार के संतुलन में चालू खाता और पूंजीगत खाता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि केवल चालू खाता को लिया जाए तो मतदान से जो शेष भुगतान है यानी कि भुगतान संतुलन व असंतुलित हो सकता है, इसीलिए दोनों को देखा जाता है। अगला टॉपिक हमारा भुगतान शेष में असंतुलन आने के कारण, यानी कि जो भुगतान संतुलन है वह असंतुलित क्यों हो जाता है। तो यदि स्वायत्त डेबिट यानी कि भुगतानों से स्वायत्त क्रेडिट यानी कि प्राप्तियां अधिक हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन में अतिरेक हो जाता है, तथा इसके विपरीत होने पर भुगतान
संतुलन में घाटा हो जाता है, जिसे कि हम असंतुलन कहते हैं। तो भुगतान शेष में जो असंतुलन होता है वह निम्न कारणों से होता है। पहला है विकास एवं विनियोग कार्यक्रम, दूसरा चक्रीय उच्चावाच, आय एवं कीमत प्रभाव, निर्यात मांग में परिवर्तन, विकसित देशों में आयात प्रतिबंध, और फिर है विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग, प्रदर्शन प्रभाव आदि के कारण भुगतान शेष है वह असंतुलित हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा है विकासशील देशों में भुगतान शेष असंतुलित होने के कारण, यानी कि विकासशील जो देश होते हैं वहाँ पे। तो पहला पॉइंट है इसमें प्राथमिक उत्पादन के कैंपों में अस्थायी प्रवृत्ति, दूसरा है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में विनियोग में कमी, तीसरा निर्यातों के विशिष्टीकरण में अंतर, और चौथा है विश्व बाजार में विकासशील देशों की वस्तुओं के विज्ञापन एवं प्रतिष्ठा का अभाव होना। अगला टॉपिक हमारा भुगतान शेष के असंतुलन या फिर असामय में सुधार के उपाय, यानी कि भुगतान शेष अगर असंतुलित हो जाता है तो उसके कुछ सुधार करने के उपाय होते हैं। तो पहला मौद्रिक उपाय है और दूसरा गैर मौद्रिक उपाय है। तो मौद्रिक उपाय में पहला है मुद्रा संकुचन, यानी कि जो RBI है वह मुद्रा में संकुचन करके कमी करके व्यापार शेष को संतुलित कर सकती है। दूसरा विनिमय नियंत्रण, यानी कि विनिमय दर जो होता है उसमें नियंत्रण करके। तीसरा अवमूल्यन, चौथा विनिमय मूल्य में ह्रास करके। फिर गैर मौद्रिक उपाय में अगर देखें तो आयातों पर प्रतिबंध लगाकर, प्रशुल्क यानी कि आयात कर लगा देना, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, और विदेशी पर्यटकों को किसी भी देश के अंतर्गत आने के लिए बढ़ावा देना। अगला टॉपिक हमारा है विकासशील देशों के प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार के उपाय, यानी कि विकासशील देश में प्रतिकूल यानी कि अगर प्रतिकूल हो गया यानी कि घाटा, तो भुगतान शेष में सुधार करने के उपाय। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करना, दूसरा विनिमय दर स्थिर कर देना, तीसरा पूंजी के पलायन पर रोक लगा देना, चौथा विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन देना, यानी कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला जनसंख्या नियंत्रण करना, फिर सुरक्षित भंडार का निर्माण करना, बचत एवं विनियोग में प्रोत्साहन देना, निर्यातों में विविधता एवं नए बाजारों की खोज करना, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करके। अगला टॉपिक है स्वायत्त सौदों, यानी कि स्वायत्त सौदों क्या है। तो इससे अभिप्राय उन आर्थिक लेन देन से है जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, और इनका उद्देश्य जो है वह भुगतान शेष खाते में असंतुलन बनाए रखना नहीं होता है। इन्हें जो है रेखा के ऊपर की मदें कहा जाता है। अगला समायोजन मदें, तो वे आर्थिक सौदे हैं जिन्हें किसी देश की सरकार के द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भुगतान शेष के खाते में के असंतुलन को दूर करना, और फिर इन्हें रेखा के नीचे की मदें भी कहा जाता है। अगला है भुगतान शेष में घाटा, तो जब स्वायत्त प्राप्तियों का जो मूल्य होता है वह स्वायत्त भुगतान के मूल्य से कम हो जाता है, तो इसे भुगतान शेष में घाटा कहा जाता है। तो इस तरह यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में।